होने में अब कुछ ही दिन बचे थे और यहाँ घर में सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ प्रयागराज की ही चर्चा चल रही थी। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमें भी इस बार महाकुंभ में जाके दर्शन करना चाहिए। रातों दिन दादी बैठकर सिर्फ टीवी देखा करती थी कि आज प्रयागराज संगम में ये हुआ, आज वो हुआ, आज इतने श्रद्धालु आए, 10 करोड़ श्रद्धालु आने की शंका है। ऐसे ही करते करते खिचड़ी का दिन चला गया, अमावस्या का दिन चला गया। अब सिर्फ बचा था बसंत का दिन। तो दादी बोलती हैं, बचपन से ही मैं अपनी माँ से महाकुंभ के बारे में सुनती आई हूँ। मेरी माँ बताती थी 144 साल में एक बार लगता है ये महाकुंभ। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि जब तक ये 144 साल वाला महाकुंभ लगेगा मैं तो कब की मर खप जाऊंगी। लेकिन देखो किस्मत वाली हूँ, 88 साल की हो गई लेकिन अभी भी सही सलामत बैठी हूँ। अरे दादी, मरे आपके दुश्मन, अभी तो आप 10-20 साल और रहोगी। वीर की बात सुनकर दादी हंसने लगी। अरे नहीं बेटा, बहुत जी ली मैं, अब 10-20 साल और जीने। ठंड हो रही है, यहीं पर गीजर में पानी गर्म करो और बाथरूम में डुबकी लगा लो। अरे चुप करना लायक, जितना कह रही हूँ उतना सुन। अभी 2 महीना बाकी है, जल्दी से मेरी प्रयागराज जाने की टिकट करा ले। कहा था मेरी कुंभ के लिए टिकट करा दे, उसने कराई नहीं अभी तक। आजकल तो रोज ऑफिस से लेट ही आता है, मैंने तो कई दिन से देखा ही नहीं उसे। हाँ दादी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहने लगा है। सुबह भी जल्दी ही निकल जाते हैं और रात में भी ऑफिस से लेट आते हैं। जब तक ऑफिस से लौटते हैं आप सो चुकी होती हैं। महाकुंभ जाके प्रयागराज में डुबकी लगाऊं, दर्शन करूं। अब देखो मैं ही कुछ चाल चलाती हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो, अगर कुछ हो सकता है तो कर लो। मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा बहुत मन है कि मैं इस महाकुंभ में डुबकी लगा के नहा लूँ, जिससे सीधा स्वर्ग जाऊँ। और तुम्हारे दादाजी भी हैं वहाँ पे, तो वो भी कहेंगे हाँ तुमने ये इच्छा तो चलो पूरी कर ली कम से कम अपनी। वो दादी अपने बेटे को बुला के बोलती हैं कि बेटा मैंने तुझे टिकट कराने के लिए कहा था और तू तो भूल ही गया, नालायक कहीं का। एक काम नहीं होता है तुझसे। मैंने तुझसे बोला कि चल मुझे महाकुंभ में जाके डुबकी लगवा दे। अब मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ इस वृद्धावस्था में। तो हाँ हाँ माँ, मैं तुझे ले चलूँगा, मैंने बोल दिया है ना। हाँ हाँ तुमने तो बोला है, लेकिन इस तरह से खिचड़ी अमावस्या सब कुछ निकल गया है। कब ले जाएगा मुझे संगम में डुबकी लगाने? अरे माँ अभी तो बहुत भीड़ भाड़ है, रुको ठीक है मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब तो टिकट देखेगा, मुझे लगता है कि इस बसंत भी निकल जाएगा मेरे हाथ से, मैं उसमें भी डुबकी नहीं लगा पाऊँगी। जिस तरह से तेरा हाल है ना, मैंने कब से तुझे बोल के रखा है, 1-2 महीने पहले बोलने के बाद भी तेरा ये हाल है। अब तेरी बीवी का कुछ काम हो तब तो तुझे एक बार में समझ आ जाता है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको गलत लग रहा है, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। प्रयागराज में ना बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं मेरी कुछ बहनें भी हैं, लेकिन मैंने उनसे बरसों से बात नहीं की है। हाँ हाँ तो अब बात कर ले, अगर कुछ हो सकता है तो कर ले। हाँ माँ, अभी तो वहाँ पे होटल के रूम भी नहीं मिलेंगे, किसी के घर जाके ही रुकना पड़ेगा। ऐसे तो टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है, होटल्स की भी 10-15 हज़ार तक की तो कम से कम मिलेंगे ही, तो इंतज़ाम तो करने में समय लगेगा। अब तू इंतज़ाम करेगा, मैं नहीं जानती। मेरे मरने से पहले मुझे कुछ भी करके डुबकी लगानी है महाकुंभ में। मेरा भी सपना था कि मैं भी एक बार महाकुंभ में जाके डुबकी लगाऊं, प्रयागराज संगम घूमूं। बस यही सोचते सोचते उनके मन में ख्याल आता है कि लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो तरकीब लगानी ही पड़ेगी। तब जाके मेरे बेटे के दिमाग में बात आएगी कि माँ को दर्शन करवा दे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, फिर वो वापस से पूछती हैं क्या प्रयागराज संगम जाने की टिकट हो गई है या नहीं हुई है, कहाँ है ये सारे लोग। कब से मैं बोल के रखी हूँ, समझ नहीं आता है। कब से मैं डेली इंतज़ार करती रहती हूँ कि हाँ अब टिकट हो जाए, अब हो जाए, लेकिन तुम लोगों को तो समझ नहीं आता है। तुम लोग को वहाँ का पता नहीं है क्या? हाँ हाँ माँ मुझे पता है, लेकिन अभी टिकट मिलने में बहुत दिक्कत है। मैं इनसे बोलता हूँ कि वीर की मम्मी से कि कुछ इंतज़ाम करें। हाँ हाँ तो रिश्तेदार के ही घर चलो ना, मैं कौन सा बोल रही हूँ कि मुझे ताजमहल में ले जाकर रुकवाओ। ठीक है रिश्तेदारों के यहाँ भी रह लेंगे, 1-2 दिन रहने में क्या बुराई है, लेकिन उनको बता के चलो, क्योंकि हो सकता है प्रयागराज में और भी उनके रिश्तेदार आए हों।
क्योंकि महाकुंभ में हर कोई नहाना चाहता है, डुबकी लगाना चाहता है। हाँ माँ, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन अगर बता के जाएंगे तो हर कोई मना ही करेगा कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं। तो क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सोच ही रहे थे अपने दिमाग में, ऐसे ही माँ बोल पड़ती हैं। मैं नहीं जानती, अगर तुम लोगों को नहीं चलना है तो ना चलो, मैं अकेले ही जाने के लिए तैयार हूँ। अरे माँ रुको, मैं टिकट चेक करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे रहेगा। अभी तो बस यही सब चल ही रहा था। रमा, सुधा, सब आ जाओ, सब यहाँ आके बैठो मेरे पास। मैं तुम लोग को प्रयागराज संगम की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे त्रिवेणी भी कहते हैं, कि तुम लोगों की भी इच्छा जाग जाएगी कि तुम लोग भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाओ। 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ लगा है और ये अलग अलग जगहों पे लगता है। तो ये अमृत कैसे गिरा महाकुंभ में, प्रयागराज संगम में, जिसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत मंथन हो रहा था तो काफ़ी अलग अलग भिन्न प्रकार की चीज़ें निकली थी अमृत कलश से। लेकिन स्वर, आभूषण, एरावत, बहुत कुछ निकला था इस अमृत कलश से। लेकिन उस पर सबसे महत्वपूर्ण था अमृत, जिसके लिए देवी असुरों में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया और इससे तरह तरह अलग अलग जगह पे अमृत गिरा। और ऐसे अमृत गिरा हमारे त्रिवेणी संगम में, जिसे 3 नदियों का मिलन भी बोलते हैं। इसीलिए इस कुंभ में नहाना बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ये अमृत की बूंदें 4 अलग अलग स्थान पर पृथ्वी पर जा गिरी। उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, जहाँ 4-4 साल में कुंभ लगता है। और ये 144 वर्ष के बाद जो लगा है, ये है महाकुंभ, जिसमें नहाने से आपके सारे पाप कष्ट सब दूर हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा किस्मत वालों को ये अमृत स्नान प्राप्त होता है, जिसे हम लोग अमृत स्नान भी बोलते हैं। ये देवी देवताओं को भी काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। इसमें कितने देवी देवता आके भी नहाते हैं जब ऐसा योग बनता है तो। इसीलिए इस महाकुंभ का कुछ अलग ही महत्व है। इस महाकुंभ में नहा के सीधा स्वर्ग में वास मिलता है। ज्ञान की बातें बताने के बाद अगले ही दिन दादी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, या कह सकते हैं कि दादी एक बढ़िया नाटक करती हैं जिससे उन्हें महाकुंभ में डुबकी लगाने का मौका मिल जाए। वे अपनी बड़ी बहू से बोलती हैं कि बहू, लगता है अब मेरे दिन पास आ चुके हैं। अच्छा माँ जी, क्या हो गया आपका, अचानक से कैसे तबीयत ख़राब हो गई है? कल तक तो आप भली चंग, आज तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। तुम्हारे ससुर जी मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है, अब आ जाओ यहाँ पे, मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो। अब मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। लगता है इस महाकुंभ में नहाने की और डुबकी लगाने की मेरी इच्छा अधूरी ही रह गई है। क्या है मेरी ऐसी किस्मत कि मुझे मिला ही नहीं इस महाकुंभ में नहाने का सौभाग्य। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसी बात मत करिए। मैं कुछ भी करके आपकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। आपको ज़रूर महाकुंभ प्रयागराज में इस बार दर्शन करवाऊँगी और डुबकी भी लगवाऊँगी। बस ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है तुरंत अपने पति के पास और तुरंत बोलती है, कुछ भी करके आप माँ जी को इस बार दर्शन करवाइए। माँ जी क्या, हम सब भी चलेंगे। अरे भगवान, कैसी बात करती हो, तुमको पता नहीं है अभी टिकट बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। माँ जी, मेरी दूर की ना बहन रहती है यहाँ पे प्रयागराज में, तो मैं उससे बात करती हूँ। वैसे तो मैं उससे बोलूँगी कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ, बाकी देखा जाएगा, फिर इसी बहाने नहा लेंगे। लेकिन इस तरह से छल कपट करके नहाना सही रहेगा क्या? हमें सच में महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ तो सिर्फ पावन और शुद्ध लोग ही दर्शन लगाते हैं। अरे माँ जी, हम कोई पाप थोड़ी करने जा रहे हैं जो हमें दर्शन नहीं मिलेगा या डुबकी लगाने नहीं मिलेगा। बस आप ये सोचिए कि किस तरह से आपने इंतज़ाम कर दिया। मैंने अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए सब तैयारी बना लेते हैं और सारा परिवार इकट्ठा होकर बस करके निकल जाता है प्रयागराज त्रिवेणी संगम नहाने के लिए। और अगले ही दिन वो सब सुबह पहुंच जाते हैं उनके घर। कर रहे हो और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। दादी, आप बस कुछ बोलना नहीं, चुपचाप पहले कुंभ में डुबकी लगाओ, बाकी बातें बाद में बताएंगे। मतलब तुम लोग मिलकर उस कल्लो को पागल बना रहे हो। उसे पता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ उससे मिलने नहीं बल्कि कुंभ में डुबकी लगाने आए हैं। सिर्फ होटल के पैसे बचाने के लिए आई है। अगर ये बात भी थी तो मुझसे खुलकर कह देती। मैं कौन सा तुझे अपने घर में आने से मना कर देती। लेकिन ये जो तूने मेरी भावनाओं के साथ खेल खेला है ना, इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अब तो तुझे मेरे इमोशंस को हर्ट करने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी।
अगले दिन अम्मा, रमा, उसकी बहू और बाकी के परिवार वाले कुंभ मेला जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनके पड़ोसी गिरती पड़ती हालत में वहां आते हैं। अरे बहन, तुम्हें क्या बताऊँ, एक गिलास पानी पिलाओ ज़रा। अरे अरे भैया, क्या हो गया तुमको, क्यों ऐसे भागे दौड़े आ रहे हो? अरे बहन, तुमको क्या बताऊँ, प्रयागराज संगम में ना भगदड़ मच गई है। कितने लोग वहाँ मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, बहुत ही बुरी हालत है प्रयागराज संगम में। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने तो किस तरह से अपने परिवार को वहाँ भगदड़ से निकाला। प्रशासन की नहीं, इसमें लोगों की गलती थी। बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो गए, एक दूसरे के ऊपर भागने लगे, बैरिकेड तोड़ दिया। अरे अरे, ऐसा सब हो गया वहाँ पे। हाँ हाँ बहन, बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ तो पूरी पब्लिक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बिल्कुल भी किसी के कोई बस में नहीं है। अरे भाई, मैं तो जा रही थी अपने परिवार को लेके वहाँ नहाने, अब ऐसी हालत में कैसे जाऊँ वहाँ प्रयागराज संगम में। अरे बहन, अगर तुम जाने का सोची हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो भगदड़ का पूरा माहौल बना हुआ है। और अभी बसंत पंचमी के अवसर पे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है। बस ये सब सुनते ही लौट गए थे और इधर दादी को भीड़ और धक्का मुक्की के नाम से घबराहट होने लगी। रमा, बस हो गया मेरा कुंभ स्नान। तू ऐसा कर, कैंसिल कर, मुझे नहीं जाना कुंभ में। अरे भैया, भीड़ में मरना नहीं चाहती मैं तो इज्जत की मौत मरूंगी। बेटा, तुम्हारी दादी सही कह रही है, मेरी बिना हिम्मत जवाब दे गई है और मैं कौन सा जवान हो रखी हूँ। वहाँ भगदड़ मच गई तो मैं भी संभल नहीं पाऊंगी। तुम ऐसा करो, अपने घर वापस चलो, हमें कहीं नहीं जाना। पड़ोसी से आंखों देखा हाल सुनाने के बाद सभी की इच्छा दम तोड़ गई थी और इस तरह बिना कुंभ के दर्शन किए बेचारे सभी लोग वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। मेरे साथ शतरंज खेलने चली थी ना तू रमा? ये देख, इससे कहते हैं शह और मात। प्रयागराज तक पहुंचकर भी कुंभ में डुबकी नहीं लगाने दी मैंने तुझे। आगे से किसी के साथ छल कपट करने से पहले 100 बार सोचेगी तू। अगले दिन रमा, जरा इधर तो देख, टीवी में दिखा रहे हैं प्रयागराज में कुंभ मेले की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ना कोई भीड़ है, ना भगदड़। और तेरी बहन का पड़ोसी कह रहा था वहाँ भगदड़ मची पड़ी है। रमा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रमा ने सोशल मीडिया पर कल्लो जीजी को कुंभ में डुबकी लगाते हुए फोटो देखी। तारा माजरा समझ गई। कोई भगदड़ नहीं थी वहां। हम जीजी के साथ खेल खेलने चले थे और उन्होंने हमारे साथ ही चाल खेल दी।